A very warm good evening, welcome, and namaskar to all our dear members. We have amongst us eminent cardiologist Dr. Naresh Sood. I welcome him to our meeting. As a layman, we all know how to keep our heart healthy. We need to eat healthy, stay active, maintain a healthy weight, quit smoking, control your cholesterol and BP, drink alcohol in moderation, manage stress. But beyond this also, there is something. What is that something? Our experts are here to guide and explain us things beyond a layman's understanding. After their talk, we shall have an interactive session where all your queries and doubts shall be attended to by our panel experts. So let's first listen to Mr. Dikshit. Mr. Dikshit, please. Sir, unmute कर लीजिएगा. Thank you, Arvind. Thank you, Dr. Sood. Thank you, all of you. ये बहुत दिन से पेंडिंग था हमारा इशू. डॉक्टर सूद से बहुत पहले बात हुई थी और हमारी बात तो डॉक्टर अनिल गुप्ता से भी हुई थी, जिन्होंने कि एक्चुअली में हार्ट ट्रांसप्लांट कराया हुआ है. इट्स ए वेरी रेयर थिंग. पर तो मौका नहीं लग रहा था और आफ्टर लॉन्ग टाइम वी कुड गेट कनेक्ट विद डॉक्टर सूद से. मेरा तो कनेक्शन बहुत पहले से है. मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. हम लोग नंगल में थे और नंगल में आई वॉज वर्किंग इन अमोनिया प्लांट, ओल्ड अमोनिया प्लांट. तो सूद साहब के पिताजी वहाँ पे थे और हमारी उनके साथ में बहुत BR सूद, बीरू राम जी सूद, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही अच्छे आदमी थे. तो उनके साथ में हमारा बड़ा क्लोज संबंध था, बहुत ही जानकारी अच्छी सी थी. और मैंने एक्चुअली मैं फिजिक्स मेरा एक सब्जेक्ट रहा है जिसको मैं बहुत अच्छा से लाइक करता हूँ. उसका रीजन एक ये था कि मैं 11th क्लास में फिजिक्स में पहले फेल हो गया था और 12th क्लास में बोर्ड का एग्जाम जब था तो मैंने बहुत मेहनत की. मुझको धक्का लगा कि फिजिक्स में फेल कैसे हो गया, तो मैंने डिस्टिंक्शन पाई फिजिक्स में और फिर मैं IIT में सेलेक्ट हुआ, बाद में चला गया. पर जब यहाँ नंगल में आया तो मुझे मौका लगा. तो सूद साहब ने कहा कि हमारे बेटे को थोड़ा फिजिक्स की गाइडेंस दे दो. तो मैंने फिजिक्स की गाइडेंस दी और मैंने एक और को गाइडेंस दी फिजिक्स की, और वो हमारी बेटी जिसको कि शैलजा, दोनों ही डॉक्टर है. तो मुझे इस बात का बड़ा ही गर्व है कि मैंने दो लोगों को फिजिक्स की गाइडेंस दी, एक डॉक्टर नरेश सूद को और एक डॉक्टर शैलजा दीक्षित को, और दोनों ही डॉक्टर हैं. एनीवे, डॉक्टर सूद के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. जब कभी थोड़ा सा मेरे को इशारा करने की बात होती थी कि सारी बात समझ जाते थे ये. और इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से मेडिकल की डिग्री हासिल करके उसके बाद चंडीगढ़ में PGI चंडीगढ़ से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की है और ये DMC लुधियाना में कार्यरत थे. उसके बाद में अपोलो में भी वहाँ पे काम किया और आजकल ये बच्चे चूंकि इनके यहाँ पे आ गए हैं कनाडा में, तो ये भी कनाडा में आके 2-3 साल से रहने लग गए. इन्होंने यहाँ का PR ले लिया. तो ज्यादा कुछ न कहता हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सूद जो है अपनी टॉक को स्टार्ट करें. धन्यवाद. डॉक्टर सूद, प्लीज अनम्यूट करिए अपने को. हाँ जी. नमस्कार एवरीबॉडी. मेरी तो जब भी मैं दीक्षित सर से मिलता हूँ, आई थिंक नो वर्ड्स टू से एनीथिंग. फेसबुक पे उनके कमेंट्स पढ़ के ही हम we are reminded of our old memories. And I will not praise him anymore because everybody of you know him so well. But I have found him to be one of the best teachers, and I always had a distinction in physics only because of him. Anyway, that's beside the point.
आज की जो डिस्कशन है वो इनफैक्ट I was hoping Dr. Sofat will also be joining. He's a young guy. He was my student in DMC. He'll be very active in doing this thing. But I know I am myself is 62 years and everybody is elderly. So not only heart, but all problems bhi hoti hain as we grow up. And the thing is that we have to add years to our life, right? And we have to add life to our years. We don't know how many years we are left. So it is not only the heart, but overall condition of the body is very important. In India, I always practiced as a cardiologist. I was always focused on cardiology. But when I came here in Canada, I got a license for a GP, and now I'm seeing people in elderly group and I know what are their problems. So what I will focus on is not only on the heart, but overall general condition in the elderly as all of us are growing up. So let me share you some. Okay. अरविंद जी मैं कैसे आपकी वो स्लाइड्स को शेयर करना है? आई हैव नो आइडिया. सर मैंने आपको राइट्स दे दिए हैं, आप शेयर कर सकते हैं. ओके सर. So our good health is just as I said, we have to add life to the years, not years to the life. And the aging of the population all over the world, including in India, is an indicator of improving global health. And the elderly people are not a burden, they are a resource to their societies, and they should feel respected. And how we define elderly? Elderly is it's a WHO classification between 60 to 75 years, and old are 76 to 90 years, and very old are above 91 years. And all of us, I think, are fitting into the elderly individual group. Our India में जो 2011 की census है, accordingly, there are about 90 million, 9 crore people who are elderly. Population is there. And the life expectancy in India is 63 years in males and slightly higher in females. Goal of treatment in elderly people is that we have to keep them active, we have to keep them healthy, and we have to keep them independent, right? So it will be done with the early detection of the diseases and a good sympathetic care system for the patients who get ill. In elderly, what are the problems? They are more prone to develop infections, injuries, psychological problems, degenerative disorders. I'll discuss with these. There are increased risk of other diseases, increased risk of disability, and of course, a risk of death. The problems are depending on their aging process, depending upon their long-term diseases, and also psychological problems which we face as we grow up. Okay, just give me a minute. As we know, as we grow up, we are faced with the problems of cataract, glaucomas, deafness, osteoporosis, emphysema, and failure of special senses, and change in the mental outlook. We face the problem of cancer, diabetes, heart diseases, respiratory diseases, genitourinary diseases, degenerative diseases, and of course, the increased risk of developing cancer. We will have to face impaired memory, some rigidity of outlook, and the elderly are likely to have a dislike of changes, which all of us are seeing all around. Also, the important point is sexual adjustment and emotional disorders, like social isolation or withdrawal. These are the problems which we have to face as we grow up.
Regarding cardiovascular diseases, we have the heart problems, heart attacks, hypertension, strokes, heart failure. These are the problems we face. And we know the hypertension is if your blood pressure is more than 140/90, right? And if we don't treat the hypertension, we are all aware. I think everybody, everybody, as Mr. Arvind has already highlighted about some lifestyle changes that we all are, we know about all these. So these are another problem, that is osteoarthritis and rheumatoid arthritis. As we are growing up, we are faced with this burden of the diseases in our locomotive system, in our joints, and that results in our imbalance issues. And it is a leading cause of chronic disability in the elderly. And in males, osteoarthritis of hip bones is much more common, and whereas in female, it is the knee joints. And obesity is a risk factor for developing osteoarthritis. The cancer is also, as we pass the middle age, a danger of cancer starts coming up. And after the age of 40, the risk rises rapidly. In men, the main problem is the prostate cancer, and in women, it is the breast cancer. Right? In prostate cancer, it's important is the family history. Men with the family history of prostate cancer in their first degree relatives are more prone to develop prostate cancer. A diet rich in animal fat doubles the risk of developing a prostate cancer. And in breast, 80% of all women, those people who get breast cancer, they are more than 50 years. There's a role of genetics, the family history is very important. A role of obesity, alcohol consumption, and radiation exposure. Diabetes is a long-term disease, is a leading cause of death in the elderly population, and more than 75% of diabetics are beyond the age of 50 years. An important aspect we all tend to forget is, as we are growing up, we can develop depression. We are more prone to develop Alzheimer's disease and Parkinson's disease. And the risk factor are of depression is more common in females. It's a social isolation. Similarly, people who are single, a lower socioeconomic status, if they have comorbid medical conditions, like pain due to any disease, insomnia, and cognitive impairment, that the gradual loss of the memory. These are the risk factors for developing psychological disorders. And depression is a state of low mood. It's a negative effect on the person's thought, behavior, feelings, and leading on to effect on the physical well-being. Alzheimer's is a disease where gradually patients' ability to reason, remember, and imagine and learn gradually slows down, what we call as a memory loss. This is different from the mild forgetfulness normally observed in the elderly people, right? And this is not uncommon, we have to face that. And if there is a family history, that is very, very important. And the main issues we elderly are feeling is immobility due to problem of our joints, pain in the knee joints, hip joints, back pains, cervical pains, and this leads to instability. And there are tendency to falls. As we grow up, we have to face the risk of falling down, and there's a big, big risk. And very important aspect is incontinence. That means we have a tendency to lose control on our urine control. This is not uncommon in females after menopause, and also the elderly people, when they are approaching the age of 70s, when the prostate problems start, incontinence is not very uncommon. And of course, the impaired intellect and memory. These are four, we call it geriatric giants. These are the things which we should be ready to face in future. We should prepare ourselves for that. And now I would say how we prevent these. This is what Mr. Arvind just told us. The guideline, the thing is, unhealthy diet, physical inactivity, unhealthy weight, smoking, stress, and excessive alcohol and drug use, they are the risk factor for all of these diseases. These are something like preventing the disease from developing by a social good habits.
by good tobacco consumption, alcoholic and nutrition, and physical activity, and a good sleep. Okay, now we come to planning a healthy diet. I think once somebody is already in his 60s and 70s, the diet is already restricted. So many doctors must have been telling you, don't eat this, don't eat this, and all that. I think this will not be a new thing, but my concentration is half of your plate should be full with the vegetables of two different types, should be grain and starch, right? And 1/4 should be meat or its alternatives. And we must add some fruits and milk on our diet. Eat more vegetables. They are rich in nutrients and low in carbs and calories, and choose lean animal proteins. Select more of the vegetable proteins. And plant oil. Olive oil is a good source, and canola oil is a good source for using as the plant. And include low glycemic index like legumes, whole grains, fruits, and vegetables. Now there was a question of, always I get a question about the cooking oil. That is a very question which everybody asks me whenever we discuss anything. If all of you remember, when we were small kids, we used to go to our parental home, grandparents' place, and I don't know if you remember, वो सरसों के तेल में पकाए हुए पकौड़े बहुत स्वाद होते थे. I don't know how you guys remember it. We used to make pakoras in sarson ka oil. That was a healthy diet in our Indian setup. And somewhere I remember in late 60s, dalda was introduced in the country. That used to come 4 kg dalda with vitamin D and all that. And there was a rush to. Earlier it was sarson ka oil or desi ghee. Then came the dalda. With the dalda came all the diseases. And we Indians started having all the diseases like heart diseases and all that. So cooking and frying in dalda, that is basically hydrogenated fat, is not good, right? If you can fry in a fry dal or sabji in minimum quantity of a desi ghee, it's very good. Pouring a desi ghee over the dal and all that, that is not very healthy. But what we do is, if you have to पूरी वगैरह बनानी होती है, तलनी होती है, then we, और पकौड़े बनाने हैं, we make in canola oil or one of these vegetable oils. So for a routine, small amount of desi ghee is a very useful thing. But don't add spoonful of desi ghee over the dal or sabji. But definitely frying should either be in mustard oil or in one of the vegetable oils. And be sure to eat some breakfast. It provides a good start to the day. And just try to prepare more of the meals at home. In fact, this part, I borrowed it from the Western culture where cooking at home is not an option. It's a luxury. And from our homes, everybody cooks at home. Eat together as a family more often, as often as you can. That's a very healthy thing. If you are planning on a fasting, you should talk to your doctor about how to go for the fasting. So trans fats should be avoided. Like I told you, trans fats like dalda should be avoided. And salt intake should be minimal, right? The thing is, whatever we cook in our food, the salt is good. Adding more salt, like we are eating some fruits, we are adding some salt, we are eating dahi, raita, adding some salt, that should not be done. But if you have high blood pressure, just decrease the amount of salt in your food slightly, that will be okay for that. And more of the fiber containing food, that is the whole grains, fruits with skins, and calcium and vitamin D. I'll discuss that important point. And that important is we should drink plenty of water. And may I ask you a general question? I think we are 20 of us. How many of us are doing regular physical activity? Mr. Arvindji, can I ask somebody to tell me and raise your regular physical activity? Can you raise your hands, please?
Okay, that's very good. As we are Chakravarti, growing at Chakravarti, you can most also unmute important, and ask. You ask Chakravarti. हाँ जी बोलो. Can I excite you? I go for a walk. I'm trying to just talk to you guys. How active are you with physical? I do a lot of gardening. I do walking. I do jogging, and yoga. So mixture of Good, everything I good. do in a day. No, I think that is very, very positive thing. That is a very good thing. So the physical activity is the most important thing after a good diet. And we must do at least 150 minutes. That means 30 minutes of walk. I think most of you will be missing Nangal for the walks. 30 minutes a day for at least 5 days a week. That is a must. In addition to walk, the important is strength exercises, which I mean light weights, at least 2 times a week. That will tone up your muscles. Posture exercises like stretching exercises and yoga is very, very good. And balance exercises. Both of these can be covered by yoga. So half an hour of walking and half an hour of your stretching exercises, that is excellent. And you should do at least 5 days a week. You can skip on Saturday and Sunday. And there is no to tobacco. There is no second thought, no question about reducing it. Is no to tobacco use in any form. It contributes to diseases in the lungs and oral cancers, heart disease, strokes, and cancer of the bladder, urinary bladder, lungs, oral cavity, all of this. And not only the smoking, but second-hand smoking. Even if your spouse is smoking, it should be discouraged to smoke inside the house. And alcohol, it should be moderation. It should be restricted to around not more than 60 ml per day. More than that is linked to a number of diseases like ulcers, liver diseases, osteoporosis. These are other things. And it is very important to get involved into social activities. Our kids are growing up and going away. They're flying like that. And that is the more reason to be involved with social activities. And I always follow Mr. Dikshit when on his Facebook, and it really gives me a boost for that. I love his posts, and I remain active with him on Facebook with him. We should get involved in some social clubs. I think NFL is a good example for that, and you are already doing that, and it can release the stress. And an important thing is immunization. Now, I just ask everybody, has it got COVID vaccine, 2 doses? Yes. Yeah, that's good. So people ask me, okay, will be getting a booster dose or not? I said, nobody knows that. The thing is, this is a new virus, and the virus has the property to mutate. It will always change. It's only a matter of one amino acid, it will change, and it will cause. And we have to be prepared for that. Next year, after the immunity, we may see another virus, and we may have to take a booster dose. Like not in India, but in Western countries, all the elderly are given every year a flu shot. This is not common in India. We are not aware of immunization in elderly in India, and we never bothered about it. Here, it is a very important thing. As a practitioner, I have to ask everybody, do you want a flu shots? And majority of the elderly, especially those who are in retirement homes or nursing homes, they definitely get it. So flu vaccine should be given in every year, but I will not say it is so important in India because the immunity is very high for influenza in India because it's so prevalent. But this is very important pneumonia vaccine. This I will insist on everybody after the age of 65. This is one single shot, and it prevents the development of serious bacterial infection causing pneumonia in the elderly, right? I don't know whether anybody has got it or not. Has anybody aware of immunization? No. Is anybody aware of that? So this is one important vaccine. Everybody must get it once after 65.
And have anybody got a shingles vaccine? Shingles vaccine, herpes zoster, Jynneos, what we call Jynneos कहते हैं जिसको. No. So these are two important vaccines other than the COVID, which all of you have got. One is the pneumonia vaccine, which everybody should get. And second is the shingle vaccine. In Canada, it is only very limited population is covered by the government, but mostly the people pay from our own pocket, which is quite costly in Canada. It costs around $300. In India, it is cheaper. These are 2 doses, and you must get this. And when somebody gets herpes, what do you call it, Jynneos, it is really very painful. And it leaves you with a lot of painful residual problem. So these are 2 very important vaccines which we should consider. And of course, every 10 years, we should get a tetanus shot. We never know when we are prone to the injuries. And injury prevention and fall is a very important problem in the elderly. As we are growing up, we should be aware that we are prone to develop osteoporosis. Osteoporosis in layman terms is just thinning of the bones, which will happen to everybody after a certain age. And we have to do something to prevent that, so that we are able to maintain the balance. We are not getting into falls, or even if we fall down, we don't develop a fracture. And the homes, be careful to what we use, slip resistant flooring material. And the staircase we use, they should have something at the edges to prevent the slipping. And they should be well lighted. Your rooms should be well lighted. Everybody develops some problem. You have to get up at urine at least once or twice at night. So your room should be well lit. Your bathroom should be well lit so that you are able to go and negotiate into the room without any difficulty at night. Okay, then I have the screening diseases in the elderly. Because I'm deviating from the topic of heart, because this is what I felt when I came to Canada. This is the change I felt, which we never aware. Even I was a cardiologist, I never bothered about all the things. Now this is the things. I'm also growing up. I'm in the elderly group, so I know that. In India, mammogram to females is never stressed upon. And this is a very important investigation, which every female should get it done after the age of 50 every 2 years, right? Cataract examination, we should always get our eyes examined every year. And in female, to prevent the cervical cancer, a pap smear is done, which is never done in India. None of this is done in our countries, unless somebody has a very good practitioner who tells them to do that. Similarly, the stool test for occult blood to detect the colorectal cancer. These are more important if you have a family history. These are very important. If somebody has a family history of breast cancer, cervical cancer, colorectal cancer, these screening tests should be done. For risk analysis, the blood test should be done. The blood work, especially the sugars and cholesterol, should be done every year, and ECG should be done. Similarly, every 1 or 2 years, we should go for a hearing test. For diabetes, blood glucose, and these are for, the other thing is osteoporosis. Everybody after the age of 65 should have their bone density done. And in my practice in India, I don't remember I am advising to more than 10% of patients. I had only advising people who are very elderly. They had some problem, okay, do the bone density test, right? And prostate cancer also, if somebody in the males, if somebody starts developing a new urinary symptoms, like if you start developing, you have to wake up frequently at night, or you have to strain at passing the urine. You feel you go to the washroom and you are not passing the urine. Immediately you have to wait and strain, and you lose control of urine in between. These are the signs of prostate. Then you should talk to your doctor and get the blood test and rectal examination done.
Now, this is a very important part in osteoporosis. As we are growing old, the osteoporosis is going to happen. The wear and tear of the body, the loss of the minerals from the bones is going to happen. So if you are a woman of 65, 70 years or male, or you have a fracture after the age of 50, then you should screen for osteoporosis. And if you have some risk factor, the most important risk factor is the family history of osteoporosis, or somebody who has been smoking and drinking. They are the risk factor for developing osteoporosis. So in elderly, we all aware, we are all know there's a very important role of taking care of the family. We are, even now, the structure of the family is falling apart in India from a what do you call it, as a family, we are going into single families and that is causing us all the problems. Back home, somebody asked me, why did you move to Canada when at that age? I just knew my kids are going to go to Canada or Western countries. They are not going to come back. There are inherent problems in our society. And then said, okay, let me be near to my kids when I'm growing old. That was the only reason. I was very well settled. So in India, I'm seeing most of my colleagues, their kids have gone out. They are only staying alone in their big house, in their big homes, and that is causing the problem. But definitely there is a very, very important role of the family. The family needs the elderly needs the family. This is a mutual thing. And we should try to do that as much as possible. And of course, the community should also look after the family. Unfortunately, there are good places they are developing. The change we can see the change in the country happening, but a lot more has to be done for the elderly. And there are, for me, everybody think is we should have our own groups, independent of our own kids and all that, to make social groups to stick together as we are growing up. And of course, spiritually, everybody of is, I don't need to talk to you guys for spiritual guidance. And thanks a lot. Can you remove the screen? I'll do that. Yeah. Anybody has got question, he can raise the hand and we can, Dr. Sood will be happy to respond. I think. Hi, I'm Namaskar, Doctor. डॉक्टर साहब अभी स्क्रीन नहीं हटी है, प्लीज हटा सकते हैं आप? अरुण, can you Arvind, can you do something? No sir, I can't. He has to do. Oh. क्योंकि वो सारे दिखाई नहीं दे रहे ठीक से. डॉक्टर सूद, प्लीज स्क्रीन शेयरिंग को आप स्टॉप कर दीजिए. आपके ऊपर सेंटर में लिखा आ रहा होगा स्क्रीन शेयरिंग, उसको आप. Is it better? No, the screen is still there. His screen is there. I don't know what it is. I don't know what is the issue it was showing. Just give me a minute, please. हाँ जी, ऊपर लिखा आ रहा है stop screen sharing. हाँ, right. Yeah. Now it's okay, doctor. Yeah. Thank you. Okay. Actually, the other slide was open. Mr. Okay, I deliberately choose this topic because. अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल. Okay, thank you very much. Mrs. नीलम जी का पहले सवाल है. नीलम जी जवाब दीजिए, पूछिए प्लीज. हाँ जी, सबसे पहले तो कह दूं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, वेरी इंफॉर्मेटिव और अच्छा, सारी बातें जो थी वो बहुत हमारे फायदे की थी. एक क्वेश्चन मुझे पूछना था शिंगल्स वैक्सीन का. तो शिंगल वैक्सीन क्या रिपीट करना होता है या फिर एक ही बार आप लाइफ में लगा लो? Okay. I think सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मैं ये टॉपिक डिफरेंट बिकॉज ऑल ऑफ माय लाइफ मैंने कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस की और एज बाबा जी मैंने प्रैक्टिस की कि लोगों को प्रीच करते रहो. Heart is not the only thing. We have a body.
We should have a good body in which a good heart should stay. And growing up in Nangal, that was an experience we can never forget. That was a family experience. I don't know how the things are now back in Nangal, but that was the good olden days. We had a big family, and it was all a single family. And that must have changed. I know that there is a lot of change in the society. So when I came here, I found the difference in the society and how well the elderly are looked after here in Western countries, and how bad the elderly are ignored in our country. Okay, when they become sick, we start taking care of, but we don't do anything to prevent them. The concept of immunization is alien to our. किसी को पता ही नहीं है कि elderly में मेरे को नहीं पता था, और किसी को, आप लोगों को कैसे पता हो? शिंगल्स वैक्सीन जो है, पहले एक पुरानी होती थी जिसकी सिंगल डोज लगानी होती थी, बट नाउ इट इज अ न्यू वैक्सीन व्हिच हैव 2 doses after a gap of at least 2 months to 6 weeks to 6 months, and it is lifetime. These 2 doses are lifetime. इसकी जो immunity है, it has been seen for many years. For around 10-20 years the immunity lasts. So it is single dose. Okay. Similarly is the pneumonia vaccine. After the age of 65, it is single dose again. The immunity lifelong lasts 50 years. Okay. The tetanus vaccine is every 10 years. And Doctor, COVID vaccine, nobody knows. Okay, thank you, Dr. Saab. That was. और डॉक्टर साहब जिसको हो चुका है, Incidentally, Dr. Saab, Neelam is also in Canada. Oh yeah, we are in Okay. Canada. We are in Then Calgary. तो कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है, तो इनके तो फैमिली डॉक्टर जान खा जाते हैं इनकी तो. हाँ नहीं, वही हम एक बार लगवा चुके हैं, मगर अब नई शिंगल्स वैक्सीन आई है तो वही सोचे दोबारा लगवानी चाहिए. पहले एक ही नहीं, होती थी. अगर आपने जोस्टावैक्स लगवाई है, अच्छा. दैट वाज पुरानी वैक्सीन थी जो कनाडा में अवेलेबल थी, जोस्टावैक्स सिंगल डोज. अब वो बंद हो गई है कनाडा. अब जा रहे हैं शिंग्रिक्स लगा रहे हैं, बट दे आर कवरिंग बिटवीन 4 to 71 years of age. वो ही कवर कर रही है. अच्छा. और अगर आपने जोस्टावैक्स कोविड के थ्रू लगाई है, they will not give you the second. But it is not a bad investment to get this Shingrix vaccine. It gives a coverage of around 80% protection. Okay. Thank you, Zostavax doctor. also is a good vaccine, but its coverage is 60%. Okay. Okay, the vaccine का ये है, बड़ा interesting thing है, it will not prevent you from developing disease. Oh. It 100%. It can prevent you to develop some disease to some extent. Like Zostavax, shingles की vaccine है, वो 60% आपको protect करेगी. But in 40% you still can have the disease, but that disease will not be severe enough. Okay. Similar is COVID. The efficacy is around 90%. People may develop COVID after that. If you test their throat, they will develop flu-like symptoms. But it will not go to the lungs and develop pneumonia leading to death or ventilator support. So that is the benefit of a vaccine program. चक्रवर्ती जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जिसको शिंगल हो चुका है, जिसको मुझे हुआ था शिंगल, लाइक 30 इयर्स पहले हुआ था, तो लगवाने की जरूरत होती है फिर कि इट इज जरूर लगवाना चाहिए. नहीं, जरूर लगवाइए शिंगल्स. लाइक मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था बचपन में, दैट इज द सेम वायरस, बट वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर डोमिनेंट रहता है. जब भी आपकी इम्यूनिटी कभी कम होगी, इट विल अटैक अगेन. सो ये शिंगल्स का वायरस है, ये बॉडी में डोमिनेंट हो जाता है, बट इट कैन अटैक यू एनी टाइम. सो यू आल्सो शुड गेट द शिंग्रिक्स वैक्सीन. अरुण दीक्षित, अपने को अनम्यूट कीट के बोलिए. डॉक्टर साहब नमस्कार. आर यू हियरिंग मी? आर यू गेटिंग हिम डॉक्टर साहब? या हाँ डॉक्टर प्लीज. सबसे पहले तो बरकता फैमिली में बहुत बहुत स्वागत, और आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमको बहुत सारी चीजें हमारी टोटल लाइफ स्टाइल की, नॉट लिमिटेड टू कार्डियोलॉजी, बताई. और उससे मुझे ये लगा कि जो आपने आज स्लाइडें शेयर की हैं, ये अगर बरकता फैमिली में शेयर कर दें तो बहुत सी चीजें जो हमारे दिमाग से स्लोली निकल जाएंगी, तो हम उसको ट्रैक कर सकेंगे. दिस वाज द वन पार्ट. सेकंड पार्ट, डॉक्टर साहब हम 70+ हैं अब, और मेरी दिनचर्या में मेरी 40 मिनट्स का
5-day वॉक रहता है एंड अबाउट 50+ स्टेप्स मैं क्लाइंब भी करता हूँ। और हफ्ते में 2 दिन हमारी बॉडी की, घुटनों की, पैरों की, हाथों की एक्सरसाइज चलती है। दैट इज अराउंड 1 hour और सो। दिस इज, मैं टोटल वेजिटेरियन हूँ, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। और मेरा सिगरेट तो वेजिटेरियन है, अल्कोहल एंड सिगरेट आर वेजिटेरियन। और जो अभी वेट भी मेरा, मैं 4-5 साल से कंट्रोल किए हुए हैं, अबाउट 67 kg। अच्छा, मैं एवरी ईयर जो है कार्डियोलॉजी में जा करके अपना ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट करा लेता था। तो 2019 अप टू जून में जनरली कराता था, 20 में नहीं करा पाया। और अभी मैंने जून 21 में जो कराया है, तो उसमें 2-3 चीजें आई हैं उस टेस्ट में। डायबिटीज अभी नहीं है, ग्लूकोज इज टोटली इन कंट्रोल। और लिपिड प्रोफाइल जो है, वो जो मैं रिपोर्ट आई, तो उसमें मुझे चिंता हुई, जो मैं रीड कर रहा हूँ, 4-5 आइटम है लिपिड प्रोफाइल के। सेरम कोलेस्ट्रॉल ये 2019 में 144 था, वो 137 है अब। Which one, sir? 140? सेरम 137? 2019 में 144 था, नाउ इट इज 137 दिस ईयर। ओके, मैं आप लोगों को ना एक ब्रॉड सी आउटलाइन दे देता हूँ जो होती है। एक तो ब्लड प्रेशर 140/90 से हमेशा नीचे होना चाहिए। सर ब्लड प्रेशर रहता है हमारा अबाउट 120 to 127, मगर नीचे वाला जो है वो अब 70 और 64 के आसपास रहता है। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो वेरिएशन आती रहती है। नीचे वाला बीपी एज यू ग्रो अप थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। कुछ भी काम करना है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे ड्राइव भी करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। या सो अगर आपको सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन जनरल गाइडलाइन ये है कि हमारा बीपी 140/90 से नीचे होना चाहिए। कितना नीचे होना चाहिए ये नहीं है, बट ये है कि बहुत ज्यादा भी नीचे हो और आपको वीकनेस हो तो मेडिसिन नीड टू बी रिड्यूस्ड। वो थोड़ा सा 70 और ये जो 64 के आसपास अब आता है, मैं अपने ही इंस्ट्रूमेंट से चेक कर लेता हूँ वीकली। और नॉर्मली दिन में काम वाम करिए और कहीं से आइए, उस समय फिर वही 127 और 72 70 ऐसे मिलता है। सर यू हैव गॉट अ यंग हार्ट, डोंट वरी। अच्छा सर, एक चीज और शेयर, आपने कुछ और पूछना है अरुण जी? गाबा जी मैं आपको इन जनरल सबको बता देता हूँ। जैसे शुगर है हमारी, फास्टिंग शुगर 120 से नीचे होनी चाहिए। हाँ वो है सर। एक जो चीज इसकी लिपिड प्रोफाइल में मेरे को चिंता कर रही है, वो है जो सेरम ट्राइग्लिसराइड है, ये 195 से 258 आया है। दिस वाज द ओनली माय वरी, बिकॉज ऑफ द कोरोना आई कुड नॉट गो टू डॉक्टर। अभी प्रेजेंट फील्ड और कंडीशन है कि ओके नो आई गॉट योर पॉइंट। सो जो ये कोलेस्ट्रॉल का चक्कर है ना, ये है वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गुड, बैड, अगली। गुड कोलेस्ट्रॉल इज जो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज से, इसको HDL कहते हैं। If you can note down that things, that will be very good. HDL is healthy cholesterol. It should be more than 50. 30. Right? So there is only one way to increase the HDL, that is by exercise. Okay. No amount of medicine can increase the HDL. कुछ medicine है but उसके side effect होते हैं, nobody uses that. Then it is the bad cholesterol, that is called LDL. वो आप अभी रिपोर्ट देखेंगे उसमें LDL होगा, राइट? ये ज्यादा हार्ट डिजीज से रिलेशन है। इसका डेफिनेटली डाइट के साथ रिलेशन है, कुछ इनका जेनेटिक्स के साथ होता है। थर्ड होता है आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे अरविंद जी ने बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये आम पॉपुलेशन में 120 से नीचे होना चाहिए। This is okay, 89. या वही मैं कह रहा हूँ मैं। तो
अगर किसी को हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, तो उसमें हम 100 से नीचे लेके आते हैं। कुछ हद तक तो डाइट और एक्सरसाइज से कम हो जाता है, बट अगर ये कम ना हो तो देयर आर वेरी सेफ मेडिसिन फॉर दैट। एंड वंस यू स्टार्ट मेडिसिन, ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है, ये नहीं है कि 2 महीने ले लिया, कम हो गया, बंद कर दी, तो ये मेडिसिन आपकी चलेगी। तीसरा होता है अगली। You remember Good Bad Ugly movie? That is how I said. This is called triglycerides. इसका भी जो है रिलेशन तो है, वो बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है डाइट के साथ, हार्ट डिजीज के साथ, बट डेफिनेटली सम रिलेशन है। और ये भी 200 के नीचे होना चाहिए, प्रेफरेबली 170 के नीचे। और इसका मेन जो होता है आपकी डाइट के साथ है और एक्सरसाइज के साथ। तो प्रोबेबली अब कोविड के ड्यूरिंग में क्या हुआ है कि लोगों की एक्सरसाइज कम हो गई है। पीपल आर मोर स्टेइंग एट होम, और आपके स्पाउसेस आर गुड कुक्स, दे आर मेकिंग गुड फूड फॉर यू, द ट्राइग्लिसराइड्स आर गोइंग अप। सो इसका डायरेक्ट रिलेशन एक्सरसाइज और डाइट के साथ है। तो इसके लिए इमीडिएट कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है अगर वो 120 से नीचे है, तो इसके लिए अगेन कम बैक टू योर एक्सरसाइज, कम बैक टू योर डाइटरी प्रिकॉशंस, कम बैक टू हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड आफ्टर 6 months it will come back to less than 200. This is the cholesterol. Okay, thank you, Dr. Saab. Thank you very much. बाबा जी आप बताइए। सर नमस्कार। Okay, let me complete that. I'm just giving you guidelines. Okay, So it's all right. yeah, इसी तरह डायबिटीज के लिए आपको आपकी ये वैल्यूज आपको याद, मतलब आपके होनी चाहिए कि ओके, लास्ट टाइम आई गॉट दिस ब्लड टेस्ट, दिस वाज माय रीडिंग, दिस इज हाउ आई टेल माय पेशेंट, यू नो व्हाट इज द तो वैल्यू। ये सारा हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रोग्राम, और ये हमारे Okay. बरकटा में जा रहा है। नो प्रॉब्लम। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब शुगर के कोई, आई डोंट नो, समबडी इज डायबिटिक, एक वैल्यू होती है A1C। ये आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है। A1C मींस आपका 3 months का कंट्रोल शुगर का कैसा है। वो रैंडम ब्लड शुगर से बेटर होता है। इट शुड बी लेस देन 6.7, प्रेफरेबली लेस देन 6.5। ये आपको वैल्यूज में बता रहा हूँ, ये आपको, जैसे आज मैंने टेस्ट कराया, ओके माय वैल्यू इज 6.7, आई शुड नोट इट डाउन समवेयर इन माय माइंड और प्लेस। सिमिलरली आपने अगर प्रोस्टेट की फैमिली हिस्ट्री कैंसर की है तो आपने PSA टेस्ट करवाना है। Similarly, once everybody is now growing up, बाद में आपने BMD करवाना है, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन डेंसिटी कहते हैं इसको, BMD। ये एक एक्सरे होता है स्पाइन का, वहां से पता लग जाता है कि आपकी बोन। ऑडियो रुक गया कुछ। डॉक्टर सूद आपका लगता है वाईफाई में प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी। हेलो, ये म्यूट पे चले गए लगता है। नहीं सर, म्यूट पे नहीं गए हैं, ये फ्रीज हो गया। नेट की प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाएगी इन अ मिनट और सो। क्या ये अरविंद दोबारा जाके करें? कर नहीं पाएंगे अभी, ये उनके एंड पे ही प्रॉब्लम है। रुचि साहब, आप उनको फोन करके बोलिए कि वो ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। He's doing it. मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, he has joined back.
हाँ जी सर, डॉक्टर सूद आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, यू कैन हाँ कंटिन्यू. जी, हाँ जी. Okay, are you able to hear me? यस. Yeah. Everybody should get their bone density done after the age of 65 or 70 in males, 65 in females. That is the most important thing in future for prevention of your bone health. It is more important than your heart health. Heart ki to theek hai, everybody knows this, so everybody has, but bone health is more important. And everybody should take vitamin D 1000 units. Got it done. Canada, America वाले तो definitely लेंगे, but India में भी we are staying more indoors. 1000 units of vitamin D every day. Or all females in postmenopausal should take calcium 500 milligram. This thing should be taken by everybody. This keeps your bones in shape. A less of the calcium का loss होता है. और आप सर वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 आपने जरूर लेना, बिकॉज जो B12 है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है. अगर आपको डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये मेमोरी इंपेयरमेंट, बैलेंस इंपेयरमेंट हो जाती है शुरू. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपने विटामिन B12 ओवर द काउंटर मिल जाती है, 500 to 1000 माइक्रोग्राम्स एवरी डे. विटामिन D 1000, कैल्शियम इन फीमेल्स 500. अगर आपको मिल्क की एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आपको कैल्शियम जरूर लेना है आफ्टर द एज ऑफ 65. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज माय suggestion to you guys. Okay, thank you, Dr. Saab. Thank you very much. Don't worry sir, कोविड ने बड़ा कुछ खराब किया है हम सबका. Hello. हेलो. Hello. हाँ जी हाँ मिस्टर जी सर. सर मिस्टर DN माथुर कुछ कहना चाह रहे हैं. माथुर जी. Dr. Saab, sorry I missed most of your call because I was on some assignment. But I want to know if is there a relationship between the pulse rate and the pressure? Because I take some medicines which reduce my pulse rate, but my BP goes up. Okay. This is my आप जो observation that मेडिसिन ले रहे whenever होंगे ना उनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं. हाँ जी, beta blockers, वो metoprolol. मीटोप्रोलॉल है. हाँ जी. वो समटाइम उसका रिलेशन नहीं है, बट यू नीड टू ऐड सम मेडिसिन टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर. अगर आपका रेट हार्ट रेट 50 से कम जा रहा है, देन यू शुड थिंक ऑफ मॉडिफाइंग द डोज. No, this is about 60. 60 तो ठीक है सर, 60 is good. अच्छा, but the blood pressure You can increase goes the up. dose, but only thing is अगर आपका 50 से कम जा रहा है, then we try to change to some other medication. और Systolic कौन सी मेडिसिन चल goes, रही है आपकी? by the time evening I'm an active worker, so when by the time evening it goes up to 150 160. So do I need some आप सर medication? एक्सरसाइज कितनी करते हैं? बहुत कम. But he is at work all day. मैं आपको सर क्लियर बता देता हूँ, ये जो मेडिसिन हैं दे विल बी डबल द इफेक्टिव इफ यू डू द एक्सरसाइज. डोज आपकी कम हो जाती है. अच्छा, ठीक. एटलीस्ट आप आधा घंटा वॉक करें एंड गुड स्पीड पे. अच्छा, इट इज ठीक. वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, Thank you very much. कंट्रोल बेटर हो जाता है. Thank you. There is no shortcut to a good lifestyle. Exercise. All of us are getting old. Every day I am getting old by a day. Yes, that's Every true. day I have to think of exercise. Walking. Thank you very much. हाँ जी डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है मेरा. Yeah. हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब. मेरा क्वेश्चन है, मेरा स्लाइटली हाई है मेडिसिन. Sorry, क्या है ये? कोलेस्ट्रॉल हाँ जी. 232 है टोटल. तो मेडिसिन तो कोई नहीं ले रही मैं, पर फ्लैक्स सीड्स मुझे डॉक्टर ने बोला था भी उससे थोड़ा ये कंट्रोल हो जाता है. तो ये क्या ठीक है? ओके मैडम. आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज है? मेरे फादर को तो थी. किस एज में हुई थी? हाँ जी,
किस एज में हुई थी? उनको 50 के करीब हुई थी और उनकी डेथ भी 58 के करीब हो गई थी जब उनकी एज देखो थी। आपकी जो फैमिली है ना उसमें फैमिली हिस्ट्री हम बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। पर मेरे को कोई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई मैं मेडिसिन लेती हूँ। मेरा वही मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट लिसन, कि जब ये फैमिली हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को है, यू हैव अ टेंडेंसी टू गेट द डिजीज, बिकॉज जीन पूल तो सेम है ना, ठीक राइट? है जी। तो हम कोशिश करते हैं कि डाइट के साथ एक्सरसाइज से कम हो जाए, बट अगर वो कम नहीं होता, स्पेशली जिसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, वी ऑलवेज एडवाइज देम कि आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी चाहिए। लाइक आई गिव यू माय एग्जांपल, मैं आप ऑलमोस्ट 10 इयर्स से कोलेस्ट्रॉल की दवाई पे हूँ। Okay, I know that in spite of exercise, and it is not coming down because those medicines are very safe. 232 थोड़ा हाई है, अगर आप एक्सरसाइज करें, डाइट करें तो कंट्रोल हो सकता है, बट बिकॉज योर फादर हैड दिस डिजीज, यार सवाल जवाब बहुत है, लोग बीच बीच में आई जा रहे हैं। ऐसे है क्या आप सबको कंट्रोल कर लो, सबको कहते हैं कि अपना अपना नाम दे दें, धीरे धीरे करके हम अपने आप दें। हेलो, 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 हेलो। अच्छा, साधु सिंह जी बोलिए। हाँ प्लीज एक एक करके बोलेंगे सब तो अच्छा रहेगा, और ये शॉर्ट में बताइएगा प्लीज, है ना? तो अरविंद जी, या तो आप कंट्रोल करें या मैं करूं, आप कर लीजिए। जो हाथ उठाता है एक एक करके आप बोलिए। हाँ जी। और मिसेस दीक्षित को भी इजाजत दे दीजिएगा इसके बाद में। राइट, ठीक है ओके जी। शुड आई स्टार्ट? या प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरा ये पल्स रेट है, ये नॉर्मली 50 के अराउंड रहता है, लेकिन बीपी साइड इज ओके, बीपी इज नेवर गोइंग बियॉन्ड 50. So is it okay, or I should take some medicine for this? हेलो, डॉक्टर साहब का वीडियो बंद हो गया है, 1 मिनट वेट करिए, आई थिंक ही विल कम बैक। ओके, या आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट। हाँ जी, हाँ जी। वीडियो नहीं आ रहा है। आपकी आवाज आ रही है, बताइए। या आवाज तो आ रही है, वीडियो की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नो इट्स ओके, आ गई। राइट। सो कोलेस्ट्रॉल की पहली ट्राई तो होती है कि डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल करें, बट अगर हमें रिस्क फैक्टर मिले और नहीं कंट्रोल हो रहा है, देन द मेडिसिन शुड बी टेकन, डेफिनेटली शुड बी टेकन। हाँ जी। अभी डॉक्टर सूद, मिस्टर साधु सिंह ने सवाल किया है, जब उनका दोबारा सुन लीजिएगा। नहीं, मेरे को हाँ, कौन सा सवाल है, मेरे को आइडिया नहीं आया, दोबारा बोल देंगे सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये पल्स रेट जो है नॉर्मली अराउंड 50 रहता है ये, और बीपी इज ओके, बीपी इज नेवर गोइंग बियॉन्ड 150. तो इज इट ओके, और आई शुड टेक सम मेडिसिन? पल्स रेट, आप मेडिसिन ले रहे हैं कोई? नहीं, कोई नहीं ले रहा जी। ओके, ये जो पल्स रेट होता है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर गुड, कितनी वॉक करते हैं, एक्सरसाइज कितनी करते हैं? एक्सरसाइज तो मॉर्निंग में अराउंड 45 मिनट्स। ये बेसिकली दोज हु डू गुड एक्सरसाइज, उनका पल्स रेट थोड़ा लोअर साइड पे रहता है। अच्छा जी। आई डोंट नो, दीक्षित सर आपको पता होगा जॉन बॉर्ग का, टेनिस प्लेयर। अच्छा। जब वो अपने पीक के कैरियर पे था वन टेनिस के, तो आप हैरान हो जाएंगे उसका हार्ट रेट सुन के। जब वो टेनिस खेल रहा था, उसका हार्ट रेट 23 था, 23। ओह माय गॉड। Yeah. When he was at the peak of his exercise career, his heart rate was 23. That means his heart was so strong, इतना blood force करता था। So heart rate अगर low रहता है, there's no problem unless आपको कोई symptoms हो। Okay, that means you are doing good exercise. Rather, अगर आपका heart rate 80, 90 है, I will be worried that you are not doing exercise. But अगर आपका heart rate 60, 50 है, हाँ 40 है, then you should definitely get it checked. बट एक आध बार ECG जरूर करवा के देख लेनी चाहिए कि ECG is normal with that heart. ठीक है सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। Okay. Who is next?
मिसेस दीक्षित आप बताइए। हाँ जी। पहले तो डॉक्टर साहब की टॉक पे तो मतलब थ्रिल्ड बिकॉज वी आर नॉट ओल्ड, वी आर एल्डरली। No, we are not old. अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट, सभी लोग जो डॉक्टर सूद के अलावा सब लोग अगर म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा। मेरा एक बात सिंपल सा क्वेश्चन था कि इज इट एडवाइजेबल टू टेक बेबी एस्प्रिन टू डाइल्यूट द Sorry? ब्लड? Is it advisable to take baby aspirin? Yeah, I'll come to that. ये ना बहुत recommendations आई थी पहले कि yes, after the age of that you should take a baby aspirin, but ultimately ये पाया गया कि उसका advantage ज्यादा नहीं है. Risk of bleeding, including the bleeding from the stomach, is high. So आज latest recommendations are if you don't have any risk factor, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक है, then it's not indicated. Even diabetics में भी अब इंडिकेशन उन्होंने बंद कर दी है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, TIA हुआ है, उसको तो जरूर लेनी चाहिए. But in general population, the recommendations are not to take baby aspirin because it increases the risk of bleeding. अच्छा एक और यहाँ हमें अमेरिका में वो मैं फैमिली डॉक्टर ही है, he advised me to take 1 glass of wine every day. Is it good? Okay. आप वाइन लेते हैं? हाँ, yeah. नहीं, कितने लेते हैं? And 1 peg, only 1 glass. Yeah. 1 wine glass. Moderate alcohol consumption is good. तो इंडिया में क्या होता है ना, अगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको सुनाता हूँ. एक पेशेंट आया मेरे पास, मैंने कहा भी आपको 2 ड्रिंक्स अलाउड है. तो अगले दिन डॉक्टर सोफत के पास चला गया, उसने कहा भी आपको प्रॉब्लम है, आपको 2 ड्रिंक्स अलाउड है. तीसरे दिन वो अनिल गुप्ता के पास चला गया, उसने भी कह दिया ड्रिंक्स अलाउड है. अब पार्टी चल रही थी तो उसने चौथा पैग लिया. तो उसका फ्रेंड कहते हैं यार तेरे को डॉक्टर ने कहा तू 2 पैग लेने. कहता मैं 3 डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मुझे 2 पैग दिए थे, तो 6 पैग मैं ले सकता हूँ. So that is the thing. So up to 2 drinks, 60 ml per day is not bad. It's good for health. वो चाहे वाइन की शेप में, wine is really good one, but only thing is you have to limit it to every day. In females, 10 drinks a week, 10 pegs a week are considered a normal thing. In males, it is 14 pegs a week. अगर आप उसके beyond जाते हैं, then it's the risk changes to other side. So safely 10 drinks आप ले सकते हैं. बाकी 4 drinks दीक्षित साहब आराम से अकेले लेंगे. डॉक्टर सूद मैं एक बात पूछना चाहता था कि मुझे थोड़ा थायराइड हाई था और इंडिया में तो किसी ने एडवाइस नहीं किया कि थायराइड की मेडिसिन कोई लो. यहाँ आके डॉक्टर ने एडवाइस किया कि थायराइड की मेडिसिन लो और उसका मुझे मेरा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हुआ. इनफैक्ट आई हैव लॉस्ट वेट बाय अबाउट 5 to 7 kgs and I am feeling much better. तो ये थायराइड का जो है ना थोड़ा सा बता दीजिएगा. ये थायराइड की अपनी वैल्यू कितनी थी पहले ये बताइए. यार अब याद नहीं है इतना हमको, अब तो ले रहे हैं बस 1 साल से. आपका मेमोरी टेस्ट करना पड़ेगा. 50 mg की डेली ले रहा हूँ मैं. Okay. I tell you थायराइड के बारे में. थायराइड है, there is a gland in the neck and it can get slow. जब ये स्लो हो जाता है तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आपको लिथार्जी यानी टायर्डनेस रहने लग जाती है, सुस्ती, ठंड लगने लग जाती है. These symptoms start happening. Okay. So अगर ये थायराइड हाई हो जाए, this means your thyroid gland is slow, your body is getting slowed, you start gaining weight and all that. Then we number of things watch करते हैं. एक तो उसकी वैल्यू कितनी है, आपको सिम्टम्स कितने हैं. Then we start you on medication, right? So normally it should be between 1 and 4, something like that. गावा जी आप बताएंगे, अनम्यूट कीजिए. हाँ डॉक्टर नमस्कार. Though being a cardiologist, it is not in your scope. Since you mentioned about the problems being faced by the elderly people, and gout was also one of the same. Can you tell us something about gout, sir? Gout? Yes, sir.
Okay, I didn't tell that out. Gout basically क्या होता है कि यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, तो द किडनी सिक्रीट द यूरिक एसिड. गाउट जब बॉडी में यूरिक एसिड बन जाता है तो गाउट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं. गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड के कोलेस्ट्रॉल्स आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं और बेसिकली पैर के अंगूठे के जॉइंट में ज्यादा होता है, राइट? तो यूजली ये होता है समटाइम जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनमें गाउट होने के चांसेस होते हैं. समटाइम किनको कैंसर वगैरह होता है उनको ट्रीटमेंट करते हैं, उनमें यूरिक एसिड हाई होना शुरू हो जाता है, गाउट हो जाता है. बट इट कैन हैपन इवन विदाउट दैट. एंड यूरिक एसिड का बेसिकली रिलेशन होता है रेड मीट से, राइट? लाइक muscle, liver, these are the things which are can cause. So one is the diet. We have to take care of the diet. Red meat should be avoided. One can have chicken, one can have fish, but the meat should be avoided. दूसरा होता है alcoholic drinks के साथ. If you are consuming more than 14 drinks a week, तो आपको ये सारी metabolism problem आनी शुरू हो जाती है. और if you have a gout attack, then we have to reduce उनकी वैल्यू कम करनी पड़ती है और आपको मेडिसिन देनी है, which again once you start medicine for any of these diseases it's lifelong, right? तो कब हुआ था आपको अटैक गाउट का? It was in April, and my uric acid at that time was 6.3. Yeah. And So whatever I never drink and I don't eat red meat also. No, that वही मैं कहता हूँ, these are the risk factor. इसके बिना भी हो जाता है. बट अगर आपको गाउट का अटैक हो गया है, देन आपका जो यूरिक एसिड जितना है, दिस मींस योर बॉडी का यूरिक एसिड लेवल बेसलाइन था वो भी आपके लिए हाई है. But So you now can it wait is for some time. 4.25. But now Yeah, after that is medication it is 4.25. वही है कि आप मेडिसिन अगर लेके बंद करेंगे तो आपका दोबारा वो हो जाएगा, राइट? देयर आर टू थिंग्स यू कैन डू. यू कैन टेक द रिस्क ऑफ हैविंग अनदर अटैक. अगर दोबारा होता है तो शुरू कर लेना, नहीं तो ठीक है चलने दीजिए, मेडिसिन पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं. एक ही टेबलेट है वो, ज़ालोरी की होगी आपको, वो चलेगी. दैट्स नथिंग. Thank you. So it is good to take it. But the thing is, the first thing is definitely exercise. Exercise का तो कोई 65 के बाद में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ये मतलब कि कर लीजिए कि एक्सरसाइज आधा घंटा सैर करनी है. और किसी ने कोई सवाल पूछना? Thank you, यश doctor. कुमार, मैं पूछ एक डॉक्टर साहब यश नमस्कार. नमस्कार सर. थैंक यू. आई एम एक्चुअली ए कार्डिक पेशेंट. मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी जुलाई 97 में, एंड एट दैट टाइम LVF was 40%. 2015 में it came down to 30%. Now it's consistent with 30%. Sugar level are under control. HbA1c is around less than 7, and blood pressure is also 6.7 okay. रखिए सर. Hello. Blood pressure is Less okay. than 6. And 2015, I got this angiography also done. This two Yeah. main bypass to PDA and LAD, they are okay. But OM1 and OM2, which was done, they are clogged actually. And I just want to maintain this LVF not to go high, low. Okay. And I'm getting regular checkup also. After 3-4 months, I go to a doctor, and things are going well right now. But I'm doing exercise of, let me say, 45 minutes on treadmill with 6 km/h speed, and 45 minutes yoga in the morning. And is this okay? Excessive exercise is also bad. तो सर ऐसे है, जो बाईपास आपकी 97 में हुई थी उसमें मोस्टली वेन्स लगाई होंगी. हाँ, फोर ग्राफ्ट किए थे उसमें. तो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम ऑफ देम गेट ब्लॉक्ड. OM1 and OM2 they are blocked. I don't know when. Before 2011 they got blocked. या यूजुअली उसमें स्टेंट डाल देते हैं क्योंकि दोबारा बाईपास उनकी नहीं होती. अगर LAD ठीक रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. LAD is the main. PDA भी ठीक है. तो ये जो
ये जो आपकी वो पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है EF, इसके लिए मेडिसिन ही होती है, वो आपको चल रही होंगी, दैट विल कीप यू, एंड यू आर डूइंग गुड एक्सरसाइज, दैट मींस योर हार्ट इज एबल टू मैनेज दैट, राइट? या So you are doing सांस wonderful. वगैरह नहीं चढ़ता, Yeah. बस सीढ़ियां चढ़ता हूँ तो थोड़ा फील होता है, यानी कि Yeah, 20 थोड़ी बहुत ही रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन तो रहेगी आपको, बट है कि डोंट गो इन अ वेरी स्पीड, बहुत जल्दी में ना, नॉर्मल स्पीड से चलिए आप, एंड यू आर डूइंग 45 मिनट्स ऑफ ट्रेडमिल, दैट इज वेरी वंडरफुल थिंग. excessive exercise of treadmill is not bad, no? It's okay, whatever you can do. I tell you, the body, the beauty of yoga is यथाशक्ति, जितनी आप कर सकते हैं. हाँ नहीं, वो तो कर रहा Don't हूँ मैं, stress your body. वो तो I'm doing. And Yeah. regarding prostate, due to this, I'm diabetic also. I'm getting the medicine also. Those two diabetic medicine, I have to go frequent urination twice in the night actually. Is it normal or PSA and other things are okay actually? या मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेल्स में हमें प्रोस्टेट के लिए बहुत अवेयर रहना पड़ता है. ओके, प्रोस्टेट के साइंस होते हैं कि आपको रात को बार बार यूरिन करना जाना पड़ता है. जब आप यूरिन करना शुरू करते हैं तो आपको हेजिटेंसी होती है, थोड़ा स्ट्रेन करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है. कई बार क्या होता है कि यूरिन कर लो, फिर दोबारा विद इन मिनट दोबारा जाना पड़ता है, या जब यूरिन करने के बाद में यूरिन ड्रिबल करने लग जाता है, राइट? और समटाइम सम ब्लड आ जाता है यूरिन में. दीज आर साइंस ऑफ प्रोस्टेट. अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये जो रात को यूरिनेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई है, देन इट इज अ थिंग टू बी यूरिन का प्रोस्टेट का चेक जरूर करना चाहिए. अगर ये चल रहा है कि 2-3 बार चल रहा है 2-3 साल से, ठीक है, देन इट्स अ नॉर्मल थिंग. एनी चेंज फ्रॉम दैट इज इंपॉर्टेंट. नहीं, कोई ऐसा चेंज नहीं है, कॉन्टिफ्लो ले रहा हूँ मैं उसके लिए. So that is the thing. Yeah, that means you have a prostate issue also. And he just advised me just keep it doing because to reduce this urination basically. Yeah. That is a good thing. And another thing is that my hemoglobin level does not go more than 10.9, 11. I'm taking aspirin 70 mg daily. सर वो आयरन वगैरह लेना पड़ेगा, अगर नहीं जा रहा है तो आयरन के साथ तो बहुत जाएगा. ले लिया मैंने, वो फिर इतना ही रहेगा और कुछ नहीं होगा. आप विटामिन B12 का देख लीजिए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है. B12 is okay. That's okay. Then it is nothing we can do about that. Then you have to, your body is used to that hemoglobin now. Okay. And if there is a deficiency, that can be taken care of. अगर iron है, vitamin B12 है, otherwise hemoglobin doesn't go up. If your iron stores are good, B12 is good, that means you don't need more iron. सवाल कोई है? Anybody else? हाँ जी, मिसेस आडू बोल रही हूँ डॉक्टर दीक्षित साहब. बताइए. नमस्ते डॉक्टर साहब, थैंक यू. आपने बहुत अच्छे से हमें सब कुछ समझाया. मेरा क्वेश्चन कार्डियोलॉजी से नहीं है, मेरा ऑस्ट्रोपोरोसिस ESR से है, जो मेरा बहुत ज्यादा हाई होता है. क्या हाई होता है? ESR डॉक्टर साहब मेरा बहुत ज्यादा रहता है हमेशा. आफ्टर 50 से लेके अभी रिसेंटली मेरा 86 था ESR. हाँ, ESR 86 था और CRP भी 84 था. और मुझे ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसकी वजह से मुझे ये आर्थराइट्स की प्रॉब्लम कभी हो जाती है, कभी आईज पे इफेक्ट होता है, कभी मेरे स्टोमक पे एलियम में प्रॉब्लम होता है. तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर मुझे उसके लिए मेडिकेशन के अलावा कुछ खाने पीने में या बाकी चीजों में कुछ परहेज करना है या केयर करनी है. मैडम ऐसे है कि ये जो ESR है, CRP है, एक ही चीज होती है, रिलेटेड. दिस मीन्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है. हाँ जी. जब भी आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी ऑटोइम्यून की, ये बढ़ जाएगा, फिर कम आ जाएगा, राइट? वो तो चलेगा. एंड आपको पता है, यू हैव टू लिव विद दिस. देयर नो डिनाइंग. आपको तो, यू आर द पर्सन हु इज फेसिंग इट, आप ही फेस कर रहे हैं, एंड यू नो इट हाउ टू फेस इट.
मेरी एडवाइस तो आपको ये रहेगी कि आप जितनी योगा कर सकते हैं करिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके, जितनी आप प्रॉब्लम, जब हम एल्डरली होते हैं हमारे बोन्स जो होती हैं वो थिन आउट होनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वी शुड टेक कैल्शियम, वी शुड टेक विटामिन डी। वो आप ले रही होंगी, आप मेरे को पता है। द बेस्ट थिंग इज जो बोन्स के अराउंड लिगामेंट्स हैं उनको हमें स्टिफ नहीं होने देना। वो सिर्फ एक्सरसाइज से होता है। आप एवरी डे 5 days a week आधा घंटा वॉक करें और आधा घंटा योगा करें। इवन इफ यू डू सूर्य नमस्कार फॉर 4-5 times a day टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप रियली सूर्य नमस्कार करें, वो सारी एक्सरसाइजेज हैं उसमें, डिफरेंट पोजेज में उसके डिफरेंट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग है। शुड डू दैट। इज द ओनली थिंग बाबा रामदेव हैज डन गुड थिंग फॉर द कंट्री, टू टीच yoga to everybody. Oh, he's a businessman, he's a politician, that is a different. But the one thing he did good was to teach people that yoga is good. That is when he brought yoga to your homes. And I must say, मैंने बड़ी देर से इसको एक्सपीरियंस किया है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट 10 years पहले मैंने शुरू किया था, and it totally changes you. All of you should do yoga, not as this thing. It's really good. आप सूर्य नमस्कार, I do it 10 times this thing, and every muscle is stretched out if you do it. And the best part of yoga is यथाशक्ति, जितनी कर सकते हैं। मैडम आपके लिए तो, आपको ऑटोइम्यून डिजीज है तो आपने तो बिना सोचे ये करना है अगर आपने ठीक रहना है। तो डॉक्टर ने तो हमने तो दवाइयां देनी है, आपका बढ़ गया तो हमने और दे दिया। डाइट में कुछ प्रिकॉशन लेनी है मैडम, आपकी डाइट तो पहले ही बंद होगी, काफी कुछ तो बंद होगा। नहीं, कोई पॉजिटिव इसमें है कोई एडवाइस की क्या चीज खानी ज्यादा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, कुछ बता सकते हो? नॉर्मल डाइट। आर यू वेजिटेरियन? यस, आर यू वेजिटेरियन? विटामिन B12 जरूर लेना है आपने, B12 जरूर लेना है। ओके, विटामिन B12 जरूर लेना है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, दैट इज नॉर्मल डाइट ले। आप कितना खाते ही कितना होंगे आप? एक्चुअली ग्रीन वेजिटेबल भी बंद होगी क्योंकि मुझे लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सरेशन था, तो उस वजह से ग्रीन वेजिटेबल भी बंद हो गई। खाली किया। I can understand your disease, मेरे को मालूम है। So whatever you can take, but vitamin B12 जरूर लेना। Thank you doctor, thank you, thanks a lot. I think we are about to close the session. इसके पहले कि मैं सेशन क्लोज करूं, मैं एक चीज डॉक्टर साहब से और पूछना चाहता था कि आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि ब्रेकफास्ट मत लो, लंबा बीच में गैप रखो, वेट इंटरमीडिएट फास्टिंग का इस आपका इसमें क्या है? It's a new generation, not for our generation. अच्छा, it's not for us. Not for us. मेरा बेटा भी यही करता होता है। मैं कहता हूँ, for you, not for me. We should take the breakfast. Oh yes. Regularly. Okay. Sir, प्रेम कुमार साहब यहाँ पे कोई है? Can I listen to Mr. प्रेम कुमार साहब? प्रेम कुमार साहब जी? हाँ बिल्कुल, सुन रहा हूँ बिल्कुल। प्रेम कुमार साहब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो संस्था को भी जानते थे और मैं जानता हूँ। Mr. B.R. Sood and myself, we worked together for a long time in Nangal. So I'm honored to meet you, sir. हाँ जी। Dr. Sood's lecture was very, very interesting and very informative. Dr. Saab, I retired in 94 at the age of 58, and at that time I had some problem about breathlessness. So then I had to go for that क्या कहते हैं angioplasty. I mean, they did not put any stent, they only cleaned the vessels. And after that, till today, I am taking half an hour, 1 hour walk in the morning, and I feel quite okay. That is the secret of a good health, healthy life. अब
हमारी Yes, बरकटा yes. फैमिली में सबसे सीनियर मोस्ट है, 86 इयर्स की एज हो रही है हाँ, प्रेम मैं- कुमार साहब की। हम लोग नहीं। बहुत ही इंस्पायर्ड रहते हैं इनसे। और Sir, I am honored to meet him after so many years and meeting you guys. दैट्स करेक्ट। यहाँ पे मैडम डीएन मैडम के हाथ का माथुर खाना खाने आएंगे कभी। मैडम आपके जी, हाथ का जी। खाना याद है हमें? पंचकुला में रहते हैं मैं ये नहीं नहीं, मैं क्या मैं हाँ जी मैडम के बताइए, हाथ का खाना खाने के भी अमेरिका में आएंगे। अच्छा, मुझे एक पूछ बात रहे और हैं ना, हेलो, हाँ। हाँ डॉक्टर साहब, वी आर टोटल वेजिटेरियंस, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंक एंड अपना मूंगे की दाल खानी और ऐसे जो आई मीन यूजुअल वेरी लाइट। प्रेम कुमार जी, सिगरेट और अल्कोहल को तो मैं वेजिटेरियन मानता हूँ। बस शुरू से अब आदत ही ऐसी है जी, जो भी है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आज से कोई 10 साल पहले यहाँ पे पीजीआई में यूरोलॉजी के डॉक्टर थे, डॉक्टर मंडल, तो उन्होंने मुझे कहा कि यू गो ऑन टेकिंग द यूरिमेक्स 0.4, Contiflow, same thing. So that I'm taking, he told me you take it throughout your life, but I have no problem otherwise. रात को एक बार जाना पड़ता है होया कभी, वो भी बस ठीक है सर, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। या और बाकी मैं वो भी शुरू से मेटोलार 12.5। सर विटामिन डी जरूर लेना है, विटामिन बी। विटामिन डी का जी वो एक सैचेट लेते हैं एक महीने में 60,000 का एवरी मंथ, myself, my wife, and I think that is okay. कोई और चेंज हो तो बताइए आप। सर एंजॉय योर लाइफ। Thank you, and God bless you also. Thank you. Hello. या हाँ डॉक्टर बताइए सर। ना मैंने पता करना था, how is Mr. B.R. Sood? He has gone to his home. ओह अच्छा, कब? कितनी? 2005. ओहो अच्छा, 20 साल हो। Very nice. That is the real home. He has gone. हमारी तो थीसिस की इनिशियल टाइपिंग आपके फादर ने ही की थी नंगल में। So I'm really indebted. He was a real sincere person, I must tell. मिसेस दीक्षित पीएचडी कर रही थी और उनको टाइपिंग करानी थी, करीब 1000 पेजेस थे। हमें बड़ी समस्या हो रही थी कि दंगल में कहाँ कराएं, तो सूजी केम टू आवर हेल्प and he did everything for us. We cannot forget that. I know. He was a great man. I'm nowhere near him. ना उनमें एक बड़ी चीज थी। यहाँ पे माथुर साहब है जो कि आजकल ब्यास में लगातार सेवा दे रहे हैं, पर इसमें मैंने एक बात देखी है कि माथुर साहब 100% वेजिटेरियन रहे हमेशा, और फिर भी उनको 2 बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बाईपास 2 बार कराया है। तो ये क्या बात है? मैं आपको एक जोक सुनाऊं मैं आपको? हाँ सुना दीजिए। ओके, इंग्लैंड में ना एक सर्वे चला कि हार्ट डिजीज किसको होती है, क्या